नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 107वीं कड़ी में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा और आज एक ऐसे गांव के बारे में मैं बातचीत करूंगा जो गांव अपने नियमों से चलता है। ये शायद देश का पहला गांव है जो अपने नियमों से पूरे गांव का संचालन करता है और उस गांव का उसके नियम ऐसे ऐसे हैं कि गांव का विकास तो हुआ ही, वहाँ के जो सारी समस्याएं हैं सब के सब उसी गांव में तय कर दी जाती हैं। कहीं कोर्ट कचहरी पुलिस थाना किसी को जाना नहीं पड़ता है। ये अपने आप में एक इतना अद्भुत गांव है और इसलिए आज जो है इस गांव के बारे में आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत के जितनी विधानसभाएं हैं और लोकसभा है, कोई भी ऐसा कानून इस गांव ने जैसे जैसे कानून बनाए और नियम जिनको लागू कराते हैं वैसा कोई कानून बना के दिखाया हो और उसको लागू कराया हो, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। और जहाँ इतने बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े देश के अपने को महापुरुष कहने वाले, देश को अपने कर्णधार कहने वाले लोग बैठते हैं, उन लोगों ने भी इस तरह से नियम बनाए और ऐसे नियम बनाए और जिसको लागू करा सकें। सारा देश में भ्रष्टाचार अराजकता फैला हुआ है और वो लोग उसके जिम्मेदार हैं। और जबकि इस गांव में कोई मुकदमेबाजी नहीं, कोई आपस में तनाव नहीं, कोई किसी तरह की विविधता नहीं और सब गांव तेजी से विकास कर रहा है और सारी सुविधाएं जो हो सकती हैं गांव में उपलब्ध। अब यह गांव कौन सा है? यह गुजरात का गांव है और राजकोट से 40 किलोमीटर दूर है। इसको राज समाधि यावला गांव इसका नाम है। राज समाधि याला गुजरात में है, राजकोट से 40 किलोमीटर दूर। और इस गांव के बारे में पहले ये तो उसके विकास के बारे में तो चर्चा करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपके बात बताना चाहता हूँ कि गांव वालों ने कैसे कैसे नियम बनाए हैं और कैसे कैसे उस नियमों के और सारे नियमों को लागू कराते हैं। ये अपने आप में, जैसे मैंने अभी कहा, बहुत ही रोचक है और नियम भी समझने की ज़रूरत है और उस नियमों को समझ लीजिए कि कैसे उनकी कल्पनाशीलता देखिए, उनकी ताकत देखिए, उनकी सोच देखिए और किस तरह से वो गाँव के लोगों को ज़रूरतों के हिसाब से अपने नियम बनाए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि अगर गाँव वालों को आप उनका जितना संवैधानिक अधिकार है उनको दे दीजिए तो देखिए वो गांव को अपना स्वर्ग बना लेते हैं कि नहीं बना लेते। क्योंकि गांव के लोग, जब ये बात मैं कहता हूं कि गांव को अगर अधिकार दे दिया जाए तो गांव के लोग अपना स्वर्ग बना लेंगे अपने गांव को। तो ये जो भ्रष्ट नेता और ये अधिकारी हैं, ये बिल्कुल इनको बिल्कुल समझ लीजिए कि लगता है कि इनको कोई मैंने ऐसी बात कह दी कि ये तो संभव ही नहीं है। वो उनकी जो निष्ठा है, मैं तो इनको कहता हूँ कि जो नेताओं की और अधिकारियों को जो निष्ठा है, वो निष्ठा के सामने वो समझ ही नहीं पाते हैं कि गांव के लोग भी कुछ कर सकते हैं। वो समझते हैं गांव के लोग जातिवादी हैं, भ्रष्ट हैं, ये अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इनके पास क्या सोच है, क्या समझ है। अब इन लोगों को, इन्हीं लोगों के लिए ये जो समाधि वाला गाँव है, इनको एक चश्मा दिखाएगा कि देखो तुम जितने, मैं तो कहता हूँ तुम जितने नीच हो उतने नीचे लोग नहीं हैं, तुमसे बहुत ऊपर है, महान है। उनकी योग्यता का क्षमता उनको मत कब देखो कम आको। तुम लोगों ने तो दिखा दिया 75 साल में कि देश को कैसा तुम लोगों ने बनाया है, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, किस तरह से देश को बनाया कि आपस में सारे मूल्य रह गए हैं, न आपस में सामाजिकता रह गई है, न आपस में मेल मिलाप रह गया है। हर जगह कि दूसरे को नीचा दिखाना, आगे बढ़ना, लूट खसोट, यही 75 साल में है। लेकिन इस गांव ने केवल सन 1979 से उस गांव में एक व्यक्ति तैयार हुआ और वो उस व्यक्ति ने, हरदेव सिंह जडेजा ने, और वह पढ़े लिखे व्यक्ति थे, MA थे, BEd थे, इंग्लिश MA किए था। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग गांव वाले मिलके अपने गांव को इन सरकारी तंत्र से अलग करके, इन सरकारी तंत्र से कोई लेना देना नहीं, हम लोग अपने गांव को श्रेष्ठ गांव बनाएंगे। और 73 से उन्होंने जो शुरुआत की, आज वह गांव का एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है
और एक भारत का श्रेष्ठ गांव है। और जो जो बातें हम कहते हैं कि इन नेताओं को गांव से बाहर करिए, उन्होंने नेताओं को बिल्कुल बाहर गांव से बाहर कर रखा है। कोई नेता उनके गांव में प्रचार करने नहीं आएगा। किसी भी चुनाव में किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि उनके गांव में जाकर चुनाव प्रचार, ये कोई मामूली बात है। किसी पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उनके गांव में चला जाए, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि जो बिना गांव की अनुमति आ जाए। ये सारे नियम बताए, वो सारे नियमों को मैं आपको अभी एक एक करके नियम बताऊंगा। ऐसा उन्होंने अपने गांव को बना। यही मैं कहता हूँ, जिस दिन गांव वाले इन नेताओं अधिकारियों के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे और गांव आज़ाद हो जाएंगे। अभी तो गुलामी में है, सचिव के सामने, सिपाही के सामने, बीडीओ के सामने, एडीओ के सामने टुटपुजिए नेता जो अपने को, हम तो जो एमएलए भी बने हैं वो टुटपुजिए नेता है, क्योंकि झूठ फरेब तीन तिगड़ा सब करते हैं जाके वोट के लिए। तो ये टुटपुजिए तो हुए, उनके सामने जो गिड़गिड़ाते हैं। ये सारे नेताओं जब इनको गांव से बाहर कर देंगे तो गांव कैसा बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और वही राज समधिया वाला गांव ने करके दिखाया। अब पहले इसके गांव के उन नियमों की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये गांव ने क्या क्या विकास किया। अब इस बार दो तरह के उन्होंने नियम बनाए। एक तो वो नियम है जो कि आपको मानना है, उसके लिए कोई दंड नहीं है। तो एक तो ये ऐसे नियम बनाए उन्होंने कि जिसमें कोई दंड नहीं है, उसको आप मानना है। दूसरे वो नियम बनाए हैं कि जिसको अगर आप नहीं मानेंगे तो उसके लिए दंड है। अब ऐसे नियमों को आप देख लिए कि कौन कौन नियम है जिनको कि आपको मानना है और नहीं तो अगर जिसको, और सारे गांव वाले लोग मानते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक अपना विलेज डेवलपमेंट कमेटी बनाई, ग्राम विकास कमेटी समझ ली गाँव में, और सारे जातियों के लोगों को उसमें शामिल किया। और वही ये जो कमेटी है इसने नियम बनाया और यही कमेटी इसको लागू कर दी। अब कह लिए वो पहले कैटेगरी के जो नियम है जिसको कि आपको मानना है उसके लिए दंड नहीं है, उनको समझिए। पहला ये है कि चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों को गांव में अनुमति नहीं है। आप सोच सकते हैं, आज के इस लोकतंत्रीय व्यवस्था में एक गांव ने नियम बनाया है कि चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों को गांव में अनुमति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हर राजनीतिक पार्टी जानती है कि अगर इस गांव में हम चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए तो हमको वोट नहीं मिलेगा, और वोट नहीं मिलता। मजे की बात यह है कि इस गांव में 100% वोट होते हैं, 100%। और उन्होंने वोट की व्यवस्था की है कि हर आदमी को वोट देना अनिवार्य है। और जब भी चुनाव आता है तो कमेटी के लोग पहले पता करते हैं कि कौन गांव के बाहर है। अगर कोई गांव के बाहर है तो उनको वो सूचित करते हैं कि इस दिन गांव में वोट होना है, आप चले आए। और नहीं अगर अब आएंगे तो उसके लिए उन्होंने जुर्माने का प्रावधान किया है कि 51 रुपया आपको जुर्माना मिलेगा। अगर उन्होंने कोई खास शादी ब्याह या बीमारी के नाते अगर लिख के भेज दिया कि हम नहीं आ पाएंगे तो उसकी माफ़ी है, अन्यथा उनको माफ़ी नहीं है। और इसका परिणाम है कि 2014 से, पहले तो 90-97% वोट पड़ता था, 2014 से लगातार 100% वोट उस गांव में पड़ता है। और कभी एक आध आदमी नहीं आया तो उसका कारण भी उनके सामने रहता है और उनको गांव वालों से लेना पड़ता है अनुमति। इन कारणों से मैं नहीं, और कमेटी उनकी अनुमति देती है। अब आप ये समझ लीजिए, है कहीं ये किसी की नेताओं के पास ऐसी ताकत कि जिसको कि ये इस तरह के नियम लागू कर सकें? ये नेता अफसर लागू करा पाएंगे क्या? लेकिन वो गांव वाले इसको लागू कराते हैं, वो और बड़ी ईमानदारी से लागू कराते हैं। दूसरा है कि एक ये दूसरी बात देखिए, युवकों को बेकार बैठने की अनुमति नहीं है। सोचिए कितना जबरदस्त ये अपने आप में एक नियम है। कोई अनुमति, युवक यही वहाँ बैठे हैं, बड़े आजकल गाँव में जाके देखिए, अरे युवक कहीं उस पेड़ के नीचे चाट बैठे हैं, कहीं ताश खेल रहे हैं, कहीं इंटरनेट देख रहे हैं, कहीं गप्पे मार रहे हैं, फालतू बैठे अपना समय बर्बाद करते हैं। और सारे युवक बैठ के अपने को ज़िंदगी को बर्बाद करें, और समय तो रुकता नहीं है, समय तो बीतता जाता है और समय भागता जाता है। और वो समझते नहीं युवक, और अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस गांव में कोई भी युवक बेकार बैठेगा नहीं, कोई न कोई काम करेगा। और गांव वाले इस तरह के काम की, इस तरह कोई न कोई काम की उपलब्धता कर देते हैं ताकि किसी को ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो कि उनको है। कितना क्रांतिकारी है बात है। कल्पना आप कर सकते हैं कि कोई गांव ये कहे कि कोई हमारे यहाँ गाँव बेकार नहीं बैठेगा। खाओ उत्तर प्रदेश के गाँव के मैं चुनौती देता हूँ ये मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, कि कोई भी मान लीजिए, चलिए प्रधानमंत्री तो देश की बात है,
उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री चुनौती, एक भी गांव में अगर ये मुख्यमंत्री ऐसा करके दिखा दें कि इस गांव में ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि कोई युवक ने बैठा कर सकते हैं क्या? कर पाएंगे क्या? 100 जन्म में नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए। रोजगार तो देने की बात ही नहीं है। ये गांव के लोगों ने यह करके दिखाया है कि कोई युवक वहाँ बेकार नहीं बैठेगा। ये गाँव की ताकत देखिए, ये गाँव की समझदारी देखिए, ये गाँव की दूरदर्शिता देखिए उस गाँव के लोग। तीसरी है कि वो सबकी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का देखभाल करेंगे। माँ बाप का देखभाल करना, आज देखिए माँ बाप का देखभाल नहीं कर रहे हैं लोग। बूढ़े माँ बाप का तड़प रहे हैं, गाँव में छोड़ के देखभाल नहीं कर रहे हैं। और ये यहाँ जो अगर नहीं करेंगे तो वहाँ दंड है, उस दंड की हम बताएंगे कि बूढ़े माँ बाप का देखभाल नहीं करने पर कितना दंड दे। लेकिन ऐसा दंड देने की जरूरत ही नहीं होती। और ऐसे अगर आप बूढ़े माँ बाप हैं, अगर आपका देखभाल नहीं करते हैं तो लोक अदालत बनी हुई है। इस गांव में एक लोक अदालत है, उसकी अलग से हम चर्चा करें। एक लोक अदालत, ये मामला जाएगा लोक अदालत में और उसके सामने वो पेशी होगी, और पेशी होगी पूछा जाएगा कि तुम अपने माँ बाप की देखभाल क्यों नहीं कर रहे, और उस लोक अदालत में फैसला होगा और जिस फैसले को उसको मानना पड़ेगा। तो ये आज के जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ये जड़ है, माँ बाप की सेवा करना, उसको इस गांव ने लगा करा। आज के राजनीतिक लोग भूल चुके हैं कि युवकों को कानून बना दिए हैं कि कानून बन गया है देश में ये अपने माँ बाप की आपको देखभाल करना, और वो एक भी कहीं कानून लागू होता है? आपने तो सुना भी नहीं होगा कि ये कानून देश में कोई कानून है कि जिसमें उसमें डीएम साहब, एडीएम साहब ये देखेंगे, आपका अदालत में जाएगा मामला, ये है कानून। अरे मूर्खों, ये माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा डीएम या एडीएम और अदालतें तय करेंगी कि किस तरह से होगा? ये कानून बना के अपना पल्ला झाड़ लिए और कहीं लागू नहीं करा पाते, कहीं लागू नहीं करा पाते। कोई माँ बाप को मैंने नहीं देखा कि लागू करा पाए। एक कानून बना के दिखा दिया कि हमने भी लेकिन इस गांव वालों लोगों ने इन नेताओं और अधिकारियों को जो मूर्खतापूर्ण जो कानून बनते हैं उसका एक सीधा जवाब है कि देखो हमने जो कानून बनाया है उसको गांव में लागू करते हैं और माँ बाप की सेवा को करवाते हैं युवकों से, परिवार के लोगों से, उनके बच्चों से। चौथा कानून इनके बनाया लोक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को सभी गांव के लोगों का देखभाल करना जरूरी है और करते हैं। ये 1983 से ये कानून बना रखा है, 1983 से। और सारे लोक संपत्ति एक गांव के जो संपत्ति है गांव की उसकी सब देखभाल करते हैं। पांचवा है कोई भी हाकर गांव में बिना गांव के सरपंच की अनुमति के या उस कमेटी की अनुमति के कहीं नहीं आ सकता। घूम रहे हैं गांव में सब एक से एक लफंगे, एक से एक आलतू फालतू नाटक पाटक, ये नौटंकी करने, ये लोग कितने बात उसकी बात हैं। कोई किसी को पूछने वाला नहीं, उसमें चोर उचक्के लफंगे गुंडे सब घूमते, कोई लोग नहीं आते। लेकिन उस गांव में कोई भी आदमी बिना उनके अनुमति के नहीं हो सकता है। एक उन्होंने जो सबसे आधुनिक जिसको कहिए कि जल, वाटर, एयर, साउंड पोल्यूशन नहीं कर सकते। देखिए साउंड पोल्यूशन गांव में खाली जल का प्रदूषण नहीं, जल के प्रदूषण का तो आया ही है, उसके साथ वायु का प्रदूषण नहीं कर सकते। और साउंड का पोल्यूशन, जो शोर शराबा मचता है कि आप आए हैं गांव में और डीजे बजवा रहे हैं और हल्ला दंगा कर रहे हैं गांव में, और क्या ऐसा हमारी मर्जी तो डीजे बनना, वो आप उस तरह के प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं जब आपको अनुमति नहीं हो, और कोई नहीं उसको इस तरह की कार्रवाई करता है। शांति से ये पूरे हवा को शुद्ध रखते हैं, वायु को शुद्ध रखते, ये पानी को शुद्ध रखते हैं, और जो साउंड है उसको भी बिल्कुल कोई संतुलित रखते हैं कि कोई आदमी उसका नहीं करता, उल्लंघन कर सकता। सबके लिए उन्होंने बनाया कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होगी, सबको प्राथमिक, और सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते, सारे बच्चे, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि गांव में स्कूल में जाकर न पढ़ता। और एक और क्रांतिकारी नियम है कि उस गांव में जातिवाद की अनुमति नहीं है। ये पूरे के पूरे इस नेताओं ने देश में जो जहर फैलाया, जिसको जहर कहता हूँ वोट के लिए, उसकी अनुमति उस गांव में नहीं है। जातिवाद की अनुमति नहीं है। कल्पना करिए, ये बड़े बड़े मेरा जात, मेरे जात का नेता, मेरे जात का शासन, मेरे जात के सम्मान, सब उस गांव में आकर धूल धूसरित हो जाता है। कहीं कोई जातिवाद की बात नहीं करता। और इसी का नेताओं ने देश को मारा है, विखंडित कर दिया, ऐसा बर्बाद किया है
ये गांव में आजकल हालत ये है कि लोग कहते हैं गांव रहने लायक नहीं है, और दिन रात सब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जातिवाद के लिए वहाँ वहाँ कोई चर्चा ही नहीं कर सकता, जातिवाद की पैदा ही नहीं होती है। कितना क्रांतिकारी है ये, और ये लोकतंत्र के जड़ में बताइए कितनी बड़ी बात है। अब लोकतंत्र की दो चीज़ें आप अगर कल्पना देखिए, अगर ध्यान समझिए ध्यान से, कि नेताओं के प्रचार में कोई जरूरत नहीं, फिर भी 100% वोट, और जातिवाद की चर्चा नहीं, फिर भी 100% वोट। कितना क्रांतिकारी बात एक गांव ने करके इसे एक आईना दिखा दिया है इस पूरे व्यवस्था को। जो बड़े बड़े संविधान निर्माता, संविधान बैठने वाले, कानून बनाने वाले, बड़े बड़े जहाज़ों से मोटे बड़े बड़े गोष्ठियाँ करने वाले, बड़े बड़े वाइट कॉलर, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े महापुरुष अपने को बताने वाले, ये सारे के सारे धूर्त लोगों को इन्होंने, गांव वालों ने, सीधे साधे गांव के लोगों ने इन धूर्तों के लिए कितना बड़ा जवाब दिया है। ये देखो, ये है हम लोकतंत्र की रक्षा हम कर रहे हैं, हम समाज की रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों के किस तरह से सबसे मिलजुल के हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की परंपरा, ऐसा भारत को हम बनाना चाहते हैं। तो ये तो वो नियम हुए जिस नियमों को विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने बनाया है, उनको लागू करता है। अब आपको मैं बताऊंगा उन नियमों को जिस पे कि दंड है, दंड मिला गया है। और वो नियम कैसे है? नियम है, पहला नियम देखिए, 10-12 नियम उन्होंने बना रखे हैं। पहला नियम है कि गंदगी फैलाने पर 51 रुपया, कोई अगर गंदगी फैलाया तो 51 रुपया का जुर्माना। दूसरा नियम है सार्वजनिक स्थान पर अगर किसी ने प्लास्टिक फेंका तो उसका भी 51 रुपया जुर्माना। गुटखा खाना, अगर गुटखा खाएंगे तो 51 रुपया जुर्माना। गुटखा खा के कितना कैंसर, पूरा सौराष्ट्र एरिया जो है गुजरात का गुटखा से कैंसर का वो एक तरह से हब बन गया है। लेकिन इस गांव वालों ने उसका दवा जाके सरकार से नहीं मांगा कि हमारा कैंसर की दवा दो, हम कैंसर के अस्पताल में नहीं दौड़ रहे, बल्कि उसके जड़ पे उन्होंने हिट किया, हमारे गांव में कोई गुटखा नहीं है, और कैंसर से मुक्ति पा दी। ये देखिए गांव की ताकत, यह गांव की सोच। उसके लिए नियम बनाया, चौथा नियम, वोट देना, अगर वोट जो नहीं देगा तो उसको 51 रुपया जुर्माना। शराब पीने को के लिए भी उन्होंने कहा कि शराब अगर कोई पिएगा तो 500 रुपये जुर्माना। आप कोई गांव में शराब पीता ही नहीं, कोई गुटखा खाता ही नहीं, शराब पीने पर 500 रुपया जुर्माना। और सर मज़ेदार बात देखे बन, सो देख लीजिए उनकी सोच। मैं तो चुनौती देता हूं कि देश के विधानसभा और लोकसभा ने इस तरह के कोई कानून बना के और उसको लागू करा दिया हो। 75 सालों में इन सबों ने विधानसभा में बैठ के, लोकसभा में बैठ के केवल जनता को बेवकूफ़ बनाया, जनता के साथ धोखा किया, जुना तिगड़म किया, सत्ता का भोग किया। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार से बड़ी बड़ी महल बनाए, कोठियाँ बनाई, अपने अपने बाल बच्चों को विदेश पढ़ाया, यही सब लूटा देश को। लेकिन गांव वालों ने करके क्या दिखाया कि कोई भी व्यक्ति झूठी गवाही नहीं देगा, और अगर झूठी गवाही देता है तो उसके लिए 251 रुपये का सजा है उनकी। ग्राम पंचायत का पैसा कोई नहीं मारेगा, हर बकाया गांव पंचायत का देगा, अगर नहीं देगा तो उसके लिए भी 251 रुपये का जुर्माना। जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा, किसी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा, यह है 8वां। 9वां है कि कभी भी, ये भी देखिए, कोई भी किसी को सार्वजनिक स्थान पर गाली नहीं देगा। सोच लीजिए, गांव में कि सार्वजनिक स्थान पर कोई गाली नहीं देगा। हमारे यहाँ गाली देने की जो प्रचलन है, बात बात पर गाली देना, गंदी बातें बोलना, उस गांव से गाली देना ही खत्म कर दिया गया है। 10वां है पेड़ों को काटना और उनका नुकसान करना, उसके लिए उन्होंने रखा है 500 रुपये जुर्माना। पेड़ को, एक भी पेड़ को अगर आप नुकसान किए तो 500 रुपये का जुर्माना। अब ये देखिए एक और सबसे क्रांतिकारी, इसको मैं क्रांतिकारी नियम बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मामला हो तो पहले जो गांव के लोक अदालत है उसमें जाइए। अगर बिना लोक अदालत में गए हुए कोई भी पुलिस के यहाँ या जाता है, कोर्ट में जाता है, कोई मुकदमा करता है, तो उसके लिए भी 500 रुपये जुर्माना। कितना क्रांतिकारी ये है कोई आपकी जो राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार ऐसा कोई नियम बना के उसको लागू करा सकती है कि पहले आपको लोक अदालत जाना पड़ेगा?
ये तो ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं, ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं कि जिससे कि इनके सारे नियम ऐसे हैं कि जिससे कि बेईमानों को, पूंजीपतियों को, धूर्तों को, तिगड़मियों को फायदा मिले और आप अदालत में मजबूर होकर आपको अदालत में अपने जो सच्चे सादे सीधे साधे लोग हैं वो उनको अदालत में जाके धक्के खाना है, ऐसे नियम बनाते हैं। और इन लोगों ने कहा कि नहीं, पहले लोक अदालत में, ये इनके नियम है। और लोक अदालत भी उन्होंने ऐसा बना रखा है कि आपको कोई भी मामला हो, 1-2 दिन में लोक अदालत के एक अलग से उन्होंने अपने गांव में एक भवन बना रखा है। उस भवन में सारे लोग जुटते हैं, वहाँ लोक अदालत लगती है और सारे फैसले होते हैं। और मज़े की बात है कि अपने गांव की तो उन्होंने समस्या ये सुलझाते ही हैं, आसपास के 4-5 गांव के लोग भी आके इस लोक उनकी इस व्यवस्था से इतने प्रभावित हैं कि वो लोग भी अपने मामले यही ले आके सुलझा देते हैं। आज 1983 से आज तक नहीं उस गांव में न कोई पुलिस में गया, न कोई कोर्ट कचहरी में गया और न किसी थाने में कोई मामला ले गया, कहीं बाहर नहीं ले गया। सारे मामले सारे के सारे आज तक 1983 से ये लागू हुआ तब से आते। और ये उन्होंने जो सारे नियम हैं, खूब बड़ा सा बोर्ड लगा के गांव में हिंदी, गुजराती में, अंग्रेजी में लिख के वहाँ टांग रखा है, अंग्रेजी में टांग रखा है गांव में। और गांव में समझते हैं लोग, गांव के लोग अंग्रेजी नहीं, सारे लोग अंग्रेजी पर जानते हैं, समझते हैं। और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ, गुजराती में बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड लिख के दे दिया गया। ये सारे नियमों को वहाँ इकट्ठा करके रोज़ लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। ये इस नियम से आप समझ सकते हैं कि गांव के लोग क्या कर सकते हैं, कितनी उनके अंदर ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी विचारशीलता है, कितनी भविष्य के प्रति, उनके प्रति कितनी चेतना है। अगर इस गांव और जिनको कि ये नेता और अफसर गंवार, भुच्चड़ और फलाना बेईमान और जातिवादी और सांप्रदायिक कह के इनको झूठा वादा, मुफ्तखोर, इनको ये मुफ्तखोरी का लालच देकर, शराब पिलाकर, नोट देकर, जिनके वोट लेके ये सब पूरी गंदगी फैलाए हुए हैं, इन बेईमानों, धूर्तों, कमीनों को मैं क्या कहूँ कि इनको जाके देखना चाहिए कि आखिर में ये लोग कैसे कर सकते हैं। इन्हीं से प्रेरणा लेके तुम्हें देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये आगे क्या बढ़ाएंगे, ये गांव को तो अधिकार ही नहीं देना चाहते हैं जो भारत के संविधान में दे रखा है। 29 विभाग कि गांव वालों का लिए जो व्यवस्था कर दी गई कि अपना 29 विभाग चलाओ, उसकी वित्तीय व्यवस्था कर दी गई, वही देने को तैयार नहीं है। क्योंकि जिस दिन ये दे देंगे, इनकी न नेतागिरी रह जाएगी और न इनकी अफसरगिरी रह जाएगी, न इनका शान रहेगा, न शौकत रहेगा। 2 कौड़ी को घूमते रहेंगे और बैठ के तब इनको पता लग जाएगा कि देश के साथ कितनी गद्दारी किया और देश की गद्दारी करने के नाते कैसा जनता ने दंड दिया इनको। ये सब पता लग जाएगा, आँखें चौंधिया जाएंगी, देखेंगे जबकि गाँव के लोग अपनी व्यवस्था खुद चलाने लगे। तो ये तो गाँव के नियम है। अब इस गांव में जो विकास हुआ वो भी मामूली नहीं है, वो भी एक अद्भुत विकास है। देखिए, सबसे बड़ा विकास तो उन्होंने ये किया कि वहाँ के एक जल का, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में जल की बड़ी समस्या है, ये गुजरात में कुछ क्षेत्रों में पानी की बड़ी समस्या है। तो वहाँ इन्होंने क्या किया कि अपने एक तो जो नदी नर्मदा है उससे उन्होंने वो पानी का पाइपलाइन से पानी आती है, हर गाँव में पाइपलाइन सिस्टम है। उसके अलावा उन्होंने जल का जो प्रबंधन किया, उससे वहाँ कुएँ भी खुदवाए और कुछ कुएँ भी हैं। उसके अलावा जो जल का पानी वर्षा में आता है, ये सारा पानी वो एक जगह इकट्ठा करवाते हैं। और खेतों में उन्होंने कहा कि खेतों की सिंचाई के लिए हर खेतों में गड्ढा बना रखे हैं, तो उनसे जब ज़्यादा पानी जब खेतों में आ जाता है तो वो सरप्लस मान लो बहुत ऊपर जाते हैं पानी, तो वो बह के आके वो गड्ढे में आ जाता है। तो हर खेतों में उन्होंने एक नए ढंग का एक प्रयोग किया, गड्ढे गड्ढे बना रखे हैं। और उससे ये फ़ायदा होता है कि उन गड्ढों में पानी भरा रहता है, तो जो कुएँ इनके उनका लेवल, पानी का लेवल बना रहता है। तो जितना बरसात का पानी है वो बर्बाद नहीं होता है। सिंचाई का पानी भी अगर ज़्यादा हो गया तो वो भी बर्बाद नहीं होता है, वो भी आके आ जाता है। और जो गाँव में सबसे ऊँचे स्थान पर इन्होंने एक टंकी बनाया है, और ऊंचे स्थान बनाने से ये फ़ायदा होता है कि वहाँ से जो पानी जाता है वो सीधे 2 मंजिला तक, तो बिना किसी मोटर के पानी चढ़ाए, पाइप ही इतना ऊंचा है कि वो ये व्यवस्था ये है कि 2 मंजिल तक पानी वहाँ पहुँच जाता है। तो पानी की इसी व्यवस्था उन्होंने किया। और पानी के आगे उन्होंने क्या किया, RO लगा रखा है और RO से शुद्ध जल मिलता है।
जगह जगह उन्होंने गांव में पानी की टंकी, वो जो नलके लगा रखे हैं, वहाँ आश्चर्य आप करेंगे गांव में, सोच सकते हैं क्या ये बात कि उन्होंने गिलासें रखी हैं और कोई गिलास को कभी गिलास की कोई चोरी नहीं करता। यहाँ तो गिलास आप रख दीजिए तो यहाँ तो पत्ती का गिलास बना कर रख दीजिए तो चोरी कर लेंगे लोग। ये है ये गांव, और ये गांव के लोगों ने अपने अपने मिलजुल के ये व्यवस्था बनाई है। तो इस पानी की व्यवस्था उन्होंने अच्छी कर ली है। सड़कें एकदम बिल्कुल सीमेंट की सड़कें हैं, पक्की, कहीं कोई उस पर गंदगी नहीं है। गंदगी के जैसा नियम आपने देखा ही है कि गंदगी आप कोई कर नहीं सकते, उसके नियम है, उसके कानून है, वो सबको पालन करना पड़ता है। तो गंदगी होती नहीं, चमाचम सड़कें एकदम बनी हुई हैं। जगह जगह CCTV कैमरा लगा रखा है। सारी कौन गंदगी कर रहा है, कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, कोई गलत हो रही है, कौन नौजवान फालतू बैठा हुआ है, या और जितने लोगों को जो जुर्माना जो देखने वाला काम है वो उनकी कमेटी के लोग देखते रहते हैं कि कौन गलत काम कर रहा है, तो वो पूरा गांव के ऊपर उस पर नज़र रखता है। उस कैमरे से सारी गतिविधियां रखी जाती हैं। ये कौन नेता, तो जैसे मैंने बताया, आ नहीं सकते हैं, तो कौन राजनीतिक पार्टी कोई आया कि नहीं आया, वो सब उस पर नज़र रहती है। इसके अलावा ये जो उन्होंने जो गांव की योजनाएं हैं, जो गांव संबंधी जितनी योजनाएं हैं वो तो लागू कराते ही हैं। और जो सरकारी योजनाएं हैं वो जो जैसे भी हर जगह उनको तो उन्होंने लागू करा ही रखा। ये गांव की स्थिति को आपने देखा कि उन्होंने पूरे, जब गांव में विवाद नहीं है, जब गांव में असुरक्षा नहीं है, जब गांव में ये हर तरह से लोग एक दूसरे से मदद करने के तैयार है, तो वो गांव स्वर्ग है कि नहीं? ये तो गांव स्वर्ग है, और क्या स्वर्ग है। तो इस गांव में आप अपने कानून से गांव चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं उन्होंने गांव में, मैंने तो मुख्य व्यवस्थाएं आपको बता दी। सफाई, पोल्यूशन, पर्यावरण, पेड़ पौधे, सब उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने उसको लगातार करते जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सन 1979 में पहली बार जडेजा जी सरपंच चुने गए। आज तक उसके बाद उस गांव में हमेशा वही चुने जाते हैं। कोई उसके बाद से कोई चुनाव नहीं होता है, आपसी सहमति से वहाँ चुनाव होता है सरपंच का। देखिए कितनी बड़ी बात। क्यों कि गांव के सारे लोग के विचार से निर्णय होते हैं। और आज अपन इतना संभव है क्या, इन जो राजनीतिक पार्टियां, ये अपने चुनाव आता है, ये राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए क्या करती हैं? इन राजनीतिक पार्टियों को तो मतलब ये पता नहीं ये देश में क्रांति कब आएगी कि इन राजनीतिक पार्टियों को दौड़ा दौड़ा कर लोग कब मारेंगे, वो वक्त कब आएगा, लेकिन वो आएगा। ये राजनीतिक पार्टियां पंचायती चुनाव में ये व्यवस्था की गई है कि राजनीतिक पार्टियां प्रवेश नहीं करेंगी, राजनीतिक पार्टियां अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगी। और ये सारी राजनीतिक पार्टियां अपने पंचायती चुनाव में प्रधान अपने पार्टी के उठाती हैं। और गांव में हर पार्टियों का वो जो नंगा नाच होता है ये पार्टियां करवाती हैं, केवल इस नाते कि ये पार्टियों में उनका पंचायत सरपंच जुट जाएगा या प्रधान जब चुन जाएगा, उसके BDC में उसके मेंबर जुट जाएंगे, तो ये सत्ता, वो MLA वाली सत्ता, MP वाली सत्ता उनके हाथ में आएगी। कितनी निष्ठा का काम ये राजनीतिक पार्टी वाले कर रहे हैं कि गांव को भी बर्बाद कर दिया, केवल ये लोग जीत के आएंगे तो उनकी सत्ता वहाँ मजबूत होगी। उस गांव को लूटना ही है, कुछ करना तो है नहीं उस गांव के लिए, उसी गांव का उसके बाद इनको जिताएंगे अपने पार्टी के लोगों, उनसे गांव का शोषण करेंगे और उन्हीं गांव वालों को झूठी झूठी बात कह के उनका सारा पैसा खाता में, उनका जितना पैसा है उसको लूट के अपने खाएंगे। कौन दिन आएगा कि दौड़ा दौड़ा के इनको इस नेताओं को गांव वाले मारेंगे? अगर वो दिन अगर आ गया तो समझ लीजिए गांव का ये व्यवस्था और गांव स्वर्ग बन जाएंगे और देश भी स्वर्ग बनेगा। आखिर में इन्होंने कहा ना कि हमारे गांव में घुसो, किसी की हिम्मत नहीं है। वोट की ताकत, ये जो मैं अभियान में मैं चला रहा हूँ कि मोदी जी आप अगर गांव सरकार नहीं बनाएंगे तो कोई वोट हम नहीं देंगे। देखिएगा, अगर जिन जिन गांव वाले तय कर लिए कि हम वोट नहीं देंगे, सारे के सारे लोग आपके गांव सरकार लागू करें। आखिर में जब उन सबों ने कह दिया कि अगर हमारे गांव में कोई राजनीतिक पार्टी घुसी तो खैर नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन भी एक भी हमारा भोंपू चला गया, हमारा दलाल चला गया, हमारा नेता चला गया, तो ये लोग वोट नहीं हमको देंगे। वोट के डर घुसते नहीं। अभी मैं आजमगढ़ में यही कहा ना कि एक दिन आएगा, गांव सरकार जिस दिन बन जाएगी
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, बीडीओ, एडीओ, क्या कहिए, एसपी, डीएम बिना गांव वालों की अनुमति के गांव में नहीं घुस पाएंगे। देखिए ये लोग करके दिखाया है। घुसोगे हमारे गांव में बिना अनुमति के? किसी को अनुमति नहीं है गांव में घुसने की बिना उनके। इनके राजनीतिक पार्टियों की जब उन्होंने लिख दिया कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आएगा मेरे गाँव में, तो नहीं आएगा। आखिर इसलिए जानते जिस दिन अगर घुसे तो उन्होंने तय कर लिया कि अगर इनका एक भी आदमी आ गया तो इसको वोट नहीं देना है। बस वोट का डर, इसी वोट के डर से मैं बार बार आपको इस अभियान में, गांव सरकार के अभियान में यही समझा रहा हूं कि आप तय कर लीजिए कि हम इस बार अगर गांव सरकार नहीं बनेगी तो मोदी जी को 2024 वोट नहीं देंगे। देखिए बिजली की तरह से आपकी ताकत उभर के आएगी और बिजली की तरह से आप तय कर लेंगे ये कि ये लोग सरकार लागू करेंगे। सिर्फ इनको वोट के ही लालच होता है। वोट के लालच से इनको क्योंकि सत्ता चाहिए और सत्ता में भोग करना है, लूटना है, खसोटना है, अपना रुआब दिखाना है, नेताओं को, अधिकारियों को भ्रष्टाचार करना है। तो ये लोग चाहेंगे कि आप पिछड़े रहिए, गंवार रहिए, बेवकूफ़ रहिए, किसी लायक न रहिए और आपको कंडेम करेंगे, आपको कहेंगे आप जैसा ही अपने लायक नहीं, किसी लायक नहीं, और आप में हीनता की भावना पैदा कर दें। आपकी जो हीनता की भावना है ना, देखिए मैं अपनी बात गांव के लोग भाइयों पर, आप सब हमारे अपने हैं, लेकिन आपके अंदर जो हीन भावना है ना, मेरी पूरी यही कोशिश है जिस दिन आपके अंदर हीन भावना खत्म हो जाएगी उस दिन इन नेताओं को मार मार के भगाएंगे। आप अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे, गाँव को स्वर्ग बनाएंगे। हीन भावना देखिए, एक बार मैं भारत के महाभारत में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ महाभारत का। जब ये महाभारत में कृष्ण, जब महाभारत में दोनों सेनाएं कौरव पांडवों के आमने सामने आई तो अर्जुन ने उसको गांडीव को रख दिया। अब ये बताइए, कृष्ण तो इतने भगवान थे, अगर वो चाहते तो क्या वो कौरवों की सेना को उनका अकेले अपना चक्र जो है वो पूरी सेना को समाप्त कर सकता था। लेकिन क्या कृष्ण ने ऐसा किया? कृष्ण ने कहा कि ये अर्जुन के अंदर तो इसके अंदर हीन भावना आ गई। इतना बड़ा बहादुर आदमी जो कुछ भी कर सकता है, इसके हाथ में जब तक गांडू रहेगा, ये इसको आशीर्वाद मिला हुआ है कभी चुनाव, ये कभी हारेगा नहीं। ये हीन भावना से ग्रस्त हो गया है और वो हीन भावना की वो धर्मभीरू हो गई। धर्म की भीरपना, धर्म का डर भी एक हीन भावना है। वो उसके डर से हीन भावना आई उसके अंदर। तो कृष्ण ने कहा कि अगर इसके अंदर हीन भावना आई पांडवों में, यानी पांडवों का मतलब एक समाज में जो सज्जन लोग, अगर उन लोगों के अंदर हीन भावना आई तो समाज का निर्माण क्या होगा? समाज तो गर्त में चला जाएगा। उन्होंने उसको जगाया, अर्जुन को जगाया। अर्जुन ने कहा कि अर्जुन, तुमको अपकीर्ति से, अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि तुम मर जाओ। अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि तुम मर जाओ, अपकीर्ति से अच्छा मर जाओ, ये उन्होंने कहा और अर्जुन की हीन भावना को निकाला। और तब अर्जुन जो है जब हीन भावना से निकला और उसको उन्होंने लगा कि नहीं, मैं अपने धर्म का क्षत्रिय था, उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म है लड़ना। तो धर्म उसको याद दिलाया कि उसको प्रोत्साहित किया। और जब वो सोच लिया कि नहीं, हमारा अपने धर्म का पालन, माने कर्तव्य का पालन, हमारे कर्तव्य का पालन है, तब उसको, और देखिए सफलता मिली। गांव वालों, आपके अंदर भी इन सबों ने हीन भावना से आपको हीन भावना से ग्रस्त कर दिया है। आपके अंदर वो हीन भावना जो आपके अंदर आ गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते, गंवार हैं, जानते नहीं, उसी हीन भावना से सबको सामने आप हाथ जोड़ते रहते हैं। बहुत दुख होता है मैं जब देखता हूँ कि सिपाही के सामने गिड़गिड़ाते हैं, इन तुच्छ नेताओं के सामने जिनका खाली अस्तित्व है बेईमानी, झूठ, फरेब, तीन तिगड़म, बट समाज को बांटना, जिनका अस्तित्व ही इसी पर टिका हुआ, चाहे एमएलए एमपी जितने हो, मुख्यमंत्री हो जितने हो, सब झूठ फरेब तीन तिगड़म पर इनका अस्तित्व टिका हुआ है। उनके सामने जब आप गिड़गिड़ाते हैं तो मुझे बड़ा दुख। मैं चाहता हूँ उसी हीन भावना से आप कैसे निकलें। इस हीन भावना से अगर आप निकलेंगे तो इनको दौड़ा के अपने गांव से बाहर करेंगे और कहेंगे हम अपने गांव की व्यवस्था खुद चलाएं। और यही भारत का संविधान चाहता है कि आप अपनी व्यवस्था खुद चलाइए, भारत अपने गांव को स्वर्ग बनाइए। यही चाहता संविधान चाहता है। स्वर्ग बनाने के लिए उसने आपको मौलिक अधिकार दे रखा है, स्वर्ग बनाने के लिए उसने मौलिक कर्तव्य दे रखा है, उसी को पालन करके अपने स्वर्ग बना सकते हैं। ये संविधान दे रखा है। लेकिन अब वो हीन भावना कैसे निकले? उसी हीन भावना जिस दिन आपके अंदर से मुक्त हो जाएंगे,
आपके अंदर जो दास्ता की हजारों साल की दास्ता जो आपके अंदर आ गई है, उससे क्या उससे मुक्त हो जाएंगे। जो इन दोनों अफसरों नेताओं ने जो आपको गुलाम बना के रखा है, उसका एहसास हो जाएगा कि हमको इन दोनों ने गुलाम बनाकर, उससे मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए गांव को आप स्वर्ग बनाएंगे, और गांव स्वर्ग बनेंगे। लेकिन अभी एक वक्त की बात है, आप जितना जल्दी समझ सकते हैं इस बात को साथियों, उस बात को आप समझ लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ जी कि 107 के लिए लगातार मैं इसको चलाता रहूँगा जब तक कि आप इस हीन भावना से मुक्त हो गए, इस भावना से आपके अंदर जागृति हो जाए कि हमको अपने अफसरों और नेताओं को गुलाम नहीं रहना है, हमें अपने गाँव को व्यवस्था खुद चलाना है। तब तक मैं आपको कोशिश करता रहूँगा इसी समझाने के लिए। और एक दिन आएगा जरूर कि गुलामी से आप मुक्त होंगे, हीन भावना से मुक्त होंगे, और अपने गांव को स्वर्ग बनाएंगे। और अपना आपका गांव स्वर्ग बनेगा तो देश भी स्वर्ग जैसा ही बनेगा। धन्यवाद साथियों।